बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 11th फ़िज़िक्स की जो मॉडल पेपर्स हैं उनके लिए वीडियो सीरीज़ अब स्टार्ट की जा रही है और आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ जो हैं इसके उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो मॉडल पेपर जो है क्लास 11 का 42 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, सेक्शन ए है और 1 मार्क जो है इसके लिए, एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क है आपके पास और टोटल 42 एमसीक्यूज़ हैं और 42 मार्क्स के हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 जो है डायमेंशन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1 से है। इफ़ जी डिनोट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर देखें हमारे पास इफ़ जी डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो डिनोट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी ईल्ड्स द डायमेंशन। स्मॉल जी और कैपिटल जी जो है इसकी डायमेंशन हमें बतानी है। तो इसके देखिए आंसर तो मैंने यहाँ बता दिया, पर आया किस तरह से ये आंसर, इसके लिए ज़रा देखते हैं। तो देखिए ये फार्मूला है मास ऑफ अर्थ की, जो डेरिवेशन है वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी बुक में। तो स्मॉल जी इज इक्वल होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कैपिटल जी मैंने इसको नीचे यहाँ पे मूव करवा दिया है, तो ये स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी ये रेशियो हमारे पास आ गया है और यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम ई जो है मास ऑफ अर्थ है और आर ई जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मास के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल एम और रेडियस के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल एल। तो आर का स्क्वायर था तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। एल का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये एल की पावर -2 बन जाएगी। अब टी यहाँ पर देखें, डायमेंशन जो हम लिखते हैं वो एम एल टी की फॉर्म में लिखी हुई है हमारे पास, तो हम टी की पावर क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो यही इस तरह से जो है ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2, इफ़ एन एप्पल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यानी वी नॉट हमें गिवन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन से ये क्वेश्चन है। तो वी नॉट की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 15 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है हमें गिवन है 15 डिग्रीज। देन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज़, रेंज के जो है वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है। तो 46 मीटर जो इसका आंसर है वो कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन स्मॉल जी। तो वी नॉट की जगह वैल्यू लिख दी हमने 30 मीटर पर सेकेंड गिवन था हमें, साइन 2 और एंगल हमारे पास था 15 डिग्री, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास साइन 30 की वैल्यू। उसके बाद मतलब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 46 मीटर। उसके बाद इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, सारी की सारी रेस जो है वो उनको कन्वर्ज कर देता है उस पॉइंट पर। ठीक है, जब पैरेलल रेस उस पर फॉल करती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद, उससे पास होने के बाद लेंस से उस पॉइंट पर जो है वो फोकस हो जाती हैं। ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर मौजूद है, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। नंबर 4 में इफ़ ए इज़ इक्वल टू, वैक्टर ए हमें गिवन है ए आई हैट, आई हैट जो है ये यूनिट वेक्टर है और वेक्टर बी है हमारे पास बी जे हैट। तो ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल होगा। अब देखें ए क्रॉस बी में हमें क्या करना होता है, यूनिट वेक्टर जो है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जो है वो तीसरा एक जो हमारे पास के वेक्टर है वो हमें जो है मिलेगा जब अगर हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई क्रॉस जे से हमें मिलेगा के, और ए और बी आपस में जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए बी के हेड इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 5 है द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है देखें इसमें वॉट, ये तो पावर का यूनिट होता है, डायोप्टर जो है ये होती है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की और उसमें फोकल लेंथ हम लेते हैं मीटर में, तो ये डायोप्टर जो है ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है। उसके अलावा डेसिबल जो है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंटेंसिटी लेवल जो है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। ठीक है, सोन जो ये भी इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू है इंटेंसिटी की जिसको हम जो है वो सोन कह रहे होते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो डेसिबल है। उसके बाद नंबर 6, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी। इसके लिए फॉर्मूला है देखें, जी इज इक्वल टू जी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला है फ्रिक्शन। अगर जो हमारे पास प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस है, अगर फ्रिक्शन को एज्यूम ना करें तब हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, डेरिवेशन है पूरी है बुक में। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, तो जी की जगह उसकी वैल्यू लिखी 9.8, एंगल हमें गिवन था 30 डिग्री, तो सॉल्व किया हमने तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो इसका जो है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन।
हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखिए हमने पीछे देखा था, इसमें क्या क्या फैक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे देखें गिवन है हमें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जी और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो ऑल ऑफ देम इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 8, वाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द स्पीड ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स। देखें मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। नंबर 9 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो होता है फोर्स। क्लियर। उसके बाद देखें नंबर 10 है द लॉज ऑफ मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर गिवन बाय न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन के जो 3 लॉज हैं। नंबर 11 है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाता है पावर। तो पावर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट होता है वो फोर्स का और वेलोसिटी का। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कब मिनिमम होता है और कब मैक्सिमम होता है, उसने हमसे देखें जीरो वैल्यू पूछी है, तो जीरो कब आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो कॉस 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, तो इसलिए 90 डिग्री का करेक्ट आंसर होगा। यानी फोर्स में और वेलोसिटी में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो ये बनेगा एफ वी कॉस 90, तो एफ वी कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 आती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर का जो है सवाल था, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाता है। उसके बाद नंबर 12 है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो है इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होती है, बुक में लिखी हुई है ये, तो ये इंक्रीज़ कर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिस पर जो है आपको वाज़े तौर पर नज़र आती हैं चीज़ें, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर आपको चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आती हैं वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है, तो ये जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर ये जो ऑप्शन है ऊपर वाला एन ऑड मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ, ये होता है डार्क के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये ऑड मल्टीपल, ये वाला करेक्ट है। और यहाँ पे उसने हमसे पूछा है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ हमसे पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये होती है लेंथ। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ कि फोकल लेंथ जितने जो दोनों लेंसेज होते हैं ऑब्जेक्टिव और आई पीस, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है ये लॉन्ग फोकल लेंथ होती है और आई पीस की जो फोकल लेंथ है ये शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। उसके बाद नंबर 15 देखें, अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट्स सेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज़ नॉन एज। तो फ्री वेक्टर इसका करेक्ट आंसर है, फ्री वेक्टर की डेफिनेशन है ये। उसके बाद नंबर 16 है व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तो ये ऑपोजिट जो है उसकी डायरेक्शन हो जाती है, बिकम्स ऑपोजिट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 17 मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 3 होते हैं जनाब, एक्स वाई और जेड, आई जे और के की फॉर्म में हम लिख रहे होते हैं इनको, आई हेड जे हेड और के हेड। तो नंबर 18 देखें, आ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स क्या चीज़ चेंज होगी, देखें डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसे वेलोसिटी कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। स्पीड देखें चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन, और स्पीड जो है मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, तो ये चेंज नहीं हो सकता। सिमिलरली एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन का तो तसव्वुर ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो है चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है डिस्प्लेसमेंट वाला, और यही इसकी डेफिनेशन भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही होगी कैसे, कांस्टेंट, यानी कि हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट में वो इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। उसके बाद नंबर 19 ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप बाय डूइंग सो ही। तो यानी कि एथलीट जो है जब उसे कोई लॉन्ग जंप लगानी होती है तो थोड़ा सा वो पीछे हटता है और फिर दूर से भागता हुआ आता है और फिर जंप लगाता है। तो ऐसा क्यों करता है, इससे क्या होता है, देखिए ऐसा वो करता है इसलिए ताकि उसका मोमेंटम जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, ताकि उसका जो मोमेंटम जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसका हेल्प आउट करेगा लॉन्ग जंप लगाने में, ठीक है। तो इंक्रीज इन मोमेंटम जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 20 इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल ना होने के बराबर हो, देन एक्सेलरेशन ऑफ टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस इज़, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम नीचे गिराएं और
फ्रिक्शन जो है ना हो, यानी कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, तो एक ही वक्त में दोनों नीचे गुजरेंगे, तो सेम जो है यहाँ पे आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम कह रहे होते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल इज। इसके लिए पूरी डेरिवेशन है बुक के अंदर, सॉरी मतलब ड्राइव करना पड़ता है, ये बुक में तो शायद नहीं है ये, लेकिन ड्राइव करना पड़ता है। देखें, रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है उनको हमने इक्वेट करा दिया। यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रेंज है, और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी से वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल आउट हो गया है। साइन तो थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम एज इट इज़ इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब साइन थीटा से साइन थीटा का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमने दूसरी तरफ भेज दिया, तो साइन अपॉन कॉस ये बन गया टेंजेंट। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरह से ये पूरी डेरिवेशन है, तो चाहें तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद है द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन एज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और v का जो फॉर्मूला ये होता है आर ओमेगा। v यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और एक्सेलरेशन जो है ए सी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है जिसमें ऑब्जेक्ट घूम रहा है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर r पे भी आएगा, ओमेगा पे भी आएगा, तो नीचे वाले r से ऊपर वाले r का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, r ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद नंबर 13 है इट इज़ बेटर टू यूज़ लॉन्ग स्पैनर। अगर आप जो है स्पैनर लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे, लंबा इस्तेमाल करेंगे, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो आपको फोर्स जो है वो कम इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म बढ़ाने से आपको फोर्स जो है वो कम जो है वो अप्लाई करना पड़ेगी सेम टॉर्क के लिए। तो लेस फोर्स नीड्स टू एक्सर्टेड बाय द यूज़र। उसके बाद देखें नंबर 24, अ होल इज़ ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ। अर्थ में अगर एक सुराख कर दिया जाए अलॉन्ग द डायमीटर, उसके डायमीटर से, एंड अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, और उसमें से एक पत्थर को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। व्हेन द स्टोन इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट हैज़, तो जब वो सेंटर पे पहुंचेगा, तो देखें सेंटर में जब जाता है तो ग्रेविटी वहाँ पर जाके ज़ीरो हो जाती है। तो ग्रेविटी ज़ीरो होने की वजह से वेट भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो वेट भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका तो मतलब तस्वुर यहाँ पे नहीं आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र जब आता है जब ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा हो, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो एक ही चीज़ रह गई हमारे पास, मास। मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, तो मास इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखें 25, अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो श्रिंक हो जाए 1%, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है वो उससे कम होकर 1% में उसमें जो है कमी आ जाए, तो मास और वो कह रहे हैं कि सेम रहे, तो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला है देखें इसके लिए, डिस्कस भी कर लिया हमने ऑलरेडी बुक में, पेज नंबर 177 पर ये मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन है। तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखें मास ऑफ अर्थ उसने कहा कांस्टेंट रहेगा, और ये कैपिटल जी तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, तो ये इन दोनों को मैंने कांस्टेंट लिख दिया है। जब कांस्टेंट और इक्वल का साइन हटता है, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊँ तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का सिंबल, तो इसका मतलब जी और आर स्क्वायर में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब वो कह रहा है कि आर हमें क्या करना है, श्रिंक करवाना है उसको, यानी कम करना है। आर की वैल्यू अगर कम करोगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, तो इंक्रीज़ जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। जी की वैल्यू जो है ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर रेडियस ऑफ अर्थ कम हो जाए तो ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सरफेस पर। नेक्स्ट 24 है हमारे, 26 है ये हमारे पास। व्हेन अ पर्सन गोज़ डाउन, अगर कोई शख्स जो है वो किसी गहरी माइन के अंदर चला जाए, तो उसका जो वेट है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अब वेट जो है डब्ल्यू इजिकल टू एम जी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो ग्रेविटी हमें पता है कि डेप्थ में जो है वो क्या होती है, कम कम होती जाती है। सरफेस पे हाइट पे जाएगा तब भी कम होगी, और डेप्थ पे भी जो है क्या होगी, कम होती जाती है, तो डिक्रीज इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 27, इफ़ द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, अगर मास आप 4 गुना बढ़ा दें तो, और रेडियस इस वक्त वो कांस्टेंट रख रहा है, रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू ऑफ जी पे क्या इफेक्ट आएगा। पीछे हमने देखा था फॉर्मूला, देखें मास ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जी और एम ई में डायरेक्ट रिलेशन है। इस बार जी और आर जो है ये कांस्टेंट रखने का कह रहे हैं वो, तो 4 टाइम्स अगर मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी भी 4 टाइम्स ही इंक्रीज करेगी, तो बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद है 28,
व्हेन अ कार एक्सेलरेट्स अप अ हिल, अगर कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की जानिब, तो यकीनन वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही होगी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी, अब अक्सर ये जहन में आता है कि अब क्योंकि कार जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से, कोई ऑब्जेक्ट के पास वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के पास, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि आप जो जो भी कार है, जैसे जैसे आप उस पे इंजन फोर्स लगाएगा, तब तक तो वो जनाब वो काइनेटिक एनर्जी उसमें आती रहेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो, और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सा है ये तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो सिंपली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसकी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ मेटल बॉब विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज़ अलाउड टू ऑसिलेट above a positively charged metallic plate then its period will। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। उसमें ग्रेविटी देखें नीचे की जानिब आती है। अब अगर फ्रीली ऑक्सीलेट कर रहा हो तो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, लेकिन यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बॉब जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो जिस प्लेट के ऊपर वो मूव कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है कि अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स ऐड हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ एक और एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज़ मैंने जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो तो डिपेंड करती है सोर्स पर, कि सोर्स जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो इमिट कर रहा है। इसका जो है वो टेम्परेचर वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है चेंज इन टेम्परेचर से। उसके बाद देखें वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, तो अगर स्पीड होता तो वो भी करेक्ट था, तो यहाँ पे इन्होंने वेवलेंथ का दिया है हमें, तो वेवलेंथ इसका जो है करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। बाकी टेम्परेचर बढ़ाने से एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब जो है उसकी जो सोर्स जो है उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें फोर्स पर डिपेंड करती हैं। और वेवलेंथ जो है ये टेम्परेचर से जो है वेरी कर जाएगी, ठीक है। स्पीड और वेवलेंथ दोनों चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं साउंड की। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब पेंडुलम क्लॉक इज़ रनिंग स्लो। एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि स्लोली मूव कर रही है, स्लोली रन कर रही है, यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है क्या है, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। स्लो करने का, स्लो मूव करने का मतलब यही है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, जब भी तो वो स्लो मूव कर रही है। तो हमें टाइम पीरियड क्या करना है, बढ़ाना है। करेक्शन अगर हमें करनी है, यानी कि हमें उसका टाइम पीरियड क्या करना है, शॉर्ट करना है, कम करना है। सॉरी, मैंने पहले बढ़ाना बोल दिया, गलत बोल दिया था। तो टाइम पीरियड हमें क्या करना है, कम करना है। तो टाइम पीरियड कम करने के लिए लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है इनके दरमियान, स्क्वायर रूट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी जो है हमारे पास फार्मूला होता है। तो लेंथ अगर हम कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम होगा तो घड़ी जो है वो तेज़ मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट है, व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टॉर्क होता है, तो अगर टॉर्क हम क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो नहीं होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे होता टॉर्क की जगह फोर्स, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम करेक्ट आंसर होता। बाकी जो ऑप्शंस हैं तो इररेलेवेंट हैं बिल्कुल ही। उसके बाद लास्ट देखें, अगला देखें, डबल स्लिट अरेंजमेंट है इज सजेस्टेड बाय यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें डबल स्लिट लेने का क्या रीज़न था, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपसे वो। तो फेस कोहेरेंस जो है वो ज़रूरी होता है इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट के अंदर। तो फेस कोहेरेंस जो था, इसीलिए जो है उसने क्या किया था, एक सोर्स लिया था उसने, और एक सोर्स को उसने फिर दो स्लिट से जो है वेव को पास आउट किया था, ताकि कोहेरेंस जो है वो अचीव हो सके। क्योंकि नेचर में जो परफेक्ट कोहेरेंस जो है वो मुश्किल होता है, तो परफेक्ट कोहेरेंस उसने अचीव करने के लिए एक ही सोर्स की लाइट को दो स्लिट से पास किया था, ताकि जो है वो कोहेरेंसी अचीव हो सके।
उसके बाद देखें नेक्स्ट है द डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, तो मल्टीपल स्लिट डायफ्रैक्शन या फ्रेनल डायफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको मुझे चेक करना था वैसे। तो इन दोनों में से इसका कोई एक करेक्ट आंसर होगा, बाकी कमेंट में भी इसको आपको मैं जो है 100% बता दूंगा कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ, दो सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं ये कोहेरेंट होंगे अगर दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, अगर दो सोर्सेज जो हैं वो सेम वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कोहेरेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब, इफ़ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस विड्थ, तो ये जो है हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है इसके अंदर, इस फ्रिंज स्पेसिंग के अंदर। फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है फ्रिंज स्पेसिंग के लिए। लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, एल जो है वो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल एल होता है, और डी जो है ये जो होती है स्लिट की विड्थ। तो वो कह रहा है या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो अगर वो कह रहा है कि हम नैरो कर दें डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, डी की वैल्यू जो है वो छोटी कर दें, और डी जो है वो डिनोमिनेटर में है तो छोटा करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इंक्रीजेज इसका करेक्ट आंसर होगा। द पॉइंट टू विच द लाइट रेज आर ब्रॉड टू फोकस इज कॉल्ड, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट रेज जो है वो जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। If the magnification of the lens is 6 and the image distance is 24 सेंटीमीटर, then the object distance is, अच्छा मैग्नीफिकेशन जो है एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, और इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का या इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है, दो तरह से इसके फॉर्मूले हैं हमारे पास। और तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए m इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन पी, एम की वैल्यू 6 दी हुई है हमें, क्यू की वैल्यू 24 दी हुई है, तो P हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो 6 को नीचे भेजा, P को उधर भेजा, डिवीजन की हमने तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर है। और ये फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है लेमडा एल अपॉन डी, ये फॉर्मूला है। लेमडा वेवलेंथ होती है, एल यहाँ पे स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, सॉरी हाँ ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव करेस्ट और ट्रफ, तो ये वेवलेंथ कहलाता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो मूवेबल मिरर होता है उसको λ/4 अगर हम मूव कराएं तो ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमें मिलती हैं। अब उसने हमसे कहा है कि एक ब्राइट फ्रिंज हमें मिली हुई है, दूसरी ब्राइट फ्रिंज हमें चाहिए, तो उसका मतलब λ/4 हमें दो बार डिस्टेंस ट्रेवल कराना पड़ेगा, यानी पहले λ/4 करेंगे तो एक डार्क फ्रिंज आ जाएगी, फिर दोबारा λ/4 मूव कराएंगे तो हमारे पास दोबारा से ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। तो इसलिए जो है वो 2 टाइम्स λ/4 का मतलब λ/2 अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे, मूवेबल मिरर को मूव करेंगे तो हमें जो है वो दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो इस तरह से जो हमने कंप्लीट 42 MCQs कर लिए हैं, ये उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, एक MCQ जो है वो थोड़ा सा रह गया है, उसको जो है मैं आपको कमेंट में उसका आंसर जो है बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो और ये हेल्पफुल भी रहेगी आपके, उम्मीद है। और मज़ीद जो हैं जो पेपर्स हैं आपके मॉडल पेपर्स, उसका भी सॉल्यूशन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।